हाँ वो आ जाएगा अमरज्योति में। पहले वाला जो भी आपने वीडियो था वो सारा आ जाएगा। आप हम लोग लास्ट क्लास में मेजरमेंट में बात किए थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसी मैग्नेटिक फील्ड का जो है हम लोग एक एक टर्म में बात किए। याद रखेंगे, अभी मैं उसका सारांश दे रहा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो आपका मशीन में भी काम देगा, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काम देगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, ना हम लोग लास्ट क्लास बात कर रहे थे कि जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, और उस पे जो है हम लोग कॉपर वायर से या कोई भी थीन वायर लेके हम लोग अगर बाइंडिंग करते हैं, ओके, तो बाइंडिंग करने पे करंट फ्लो करेगा। अगर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो वोल्टेज सोर्स अगर लगाते हैं, इन दैट केस जो है करंट फ्लो करने लगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, पहला टर्म पहला टर्म जो आपको याद रखना है, ओके, ऑलवेज रिमेम्बर रखना है, एम एम एफ इक्वल टू n इंटू आई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। कहीं भी याद रखेंगे, कंसेप्ट ये है, व्हेन एवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन एवर there is current carrying conductor, there must be magnetic field. Okay, but उस मैग्नेटिक फील्ड को होने से पहले क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सारा प्रोसेस हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी। वो सारे प्रोसेस में कोई भी अगर हमारा मैग्नेटिक मटेरियल में या एयर पे अगर कोई भी कॉइल हमारा बंधा हुआ है, ओके, कोई भी वाइंडिंग किया हुआ है, इन दैट केस सबसे पहले जो वहाँ सेटअप होगा वो है एमएमएफ। ओके, वो है एमएमएफ। ओके, तो यहाँ पे दिस वन, वो एमएमएफ हो गया हमारा। अब इस एमएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एमएमएफ के बाद क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको एच से डिनोट करते हैं। एच इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, एल, दिस वन। सेकेंड फार्मूला, सेकेंड फार्मूला जो है ये आपका जो याद रखना है, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एमएमएफ बाई लेंथ, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, या जिस लेंथ पे हमारा कॉइलिंग किया हुआ है वो लेंथ। थर्ड जो है हमारा B इक्वल टू म्यू एच, यानी कि उस मटेरियल का परमेबिलिटी क्या है जहां पे हम लोग कॉइलिंग किए हुए हैं। अगर उसका परमेबिलिटी पता चल गया है, ओके, तो हम लोग वहां पे जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोग बात कर सकते हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ यहाँ पे B इक्वल टू म्यू एच हो गया। फोर्थ स्टेप जो आपको याद रखना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, B डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एरिया दिस वन, ये एरिया। अगर ये एरिया पता हो आपको तो आप बता सकते हैं टोटल मैग्नेटिक लेंथ ऑफ फोर्स इस, टोटल मैग्नेटिक लेंथ ऑफ फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। फोर्थ के बाद फिफ्थ जो आपको याद रखना है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज,
that is lambda equal to n into 5, this one. तो lambda equal to n into 5, this is the magnetic flux linkage. ये हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. ओके, देयर आर 5 formulas. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इसको आप याद रख सकते हैं और याद रखना पड़ेगा. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी CTM. जहां भी CTM मैंने लगा दिया है उसको हमेशा याद रखना होगा. ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम. ओके, यहाँ तक हम लोग बात किए. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो फिर से, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे. ओके, नो Faraday law of electromagnetic induction. Anybody know about the Faraday law of electromagnetic induction? No, anybody? Okay. Faraday law of electromagnetic induction, यानी कि ये कह क्या रहा है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ध्यान से देखेंगे, जब कहीं भी हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने का मतलब क्या है, हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं. अगर हम लोग कहीं भी करंट को फ्लो करवा रहे हैं और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट, दिस वन, अगर वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, देन देयर विल बी इंडक्शन. इंडक्शन यानी कि इंड्यूस होना. इंड्यूस होना मतलब उसके कारण इंड्यूस होना. किसके कारण? जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर हो रहा है. तो जहां कहीं भी अगर कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, चार्ज या करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो वहां पे उस मैग्नेटिक वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. इन दैट केस देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF. वहां पे एक EMF इंड्यूस होगा. ओके, वहां पे एक EMF इंड्यूस होगा. वही EMF यहाँ पे इंडक्शन बात करता है. EMF इंडक्शन मतलब क्या है, इंड्यूस होना. ओके, इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना. तो इंड्यूस होना मतलब हट, एक होता है प्रोड्यूस होना, एक होता है इंड्यूस होना. प्रोड्यूस होना मीन्स क्या हो गया कि वो प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, बट इंड्यूस होना मतलब क्या हुआ कि उससे मोटिवेट होकर, ओके, उसके कारण वो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण. इंडक्शन वहीं पर हम याद करते हैं. वही हमारा आगे का टर्म आता है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस क्या होता है और इंड्यूस किस कंडीशन में होता है, उसी के बारे में कहा गया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, वो दो लॉ है. ओके, दो लॉ है. पहला लॉ क्या है, ये दोनों लॉ जो है जैसा नाम लिखा हुआ है फैराडे, ओके, ये जॉन माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया. पहला लॉ क्या करता है, फर्स्ट लॉ,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ, ओके। फर्स्ट लॉ क्या करता है, व्हेन ever there is a change of magnetic field or flux, whenever there is change in magnetic field or magnetic flux linkage, then there will be an induced EMF in the given material। ओके, समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं whenever there is a change in or rate of change in magnetic field or magnetic flux or magnetic flux linkage, then there will be an induced EMF। ओके, यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे किसी को भी कर सकते हैं। एमएमएफ है, अगर एमएमएफ है तो एच आना ही आना है, और एच है तो बी आना ही आना है, और अगर बी है तो फाई आना ही आना है। यहाँ पे ये चारों टर्म जो है एक दूसरे के साथ यूटिलाइज होता है। ओके, आप कहीं भी किसी को एक दूसरे जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं विद द स्पेसिफाइड यूनिट, जो भी यूनिट हमारा दिया हुआ है। जैसे इसका यूनिट एम्पियर टर्न्स हो गया, इसका यूनिट एम्पियर टर्न्स पर मीटर हो गया। एम्पियर टर्न्स को एम्पियर भी लिख सकते हैं ना, तो इसको एम्पियर टर्न्स पर मीटर लिख दिए। इसका यूनिट बी का जो है क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका यूनिट जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड अगर बात आती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को किसी से भी डिनोट ऑफ कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट जो हम लोग या तो फाई या तो बी से डिनोट करते हैं, ऑलमोस्ट। इन दैट केस मैंने क्या कहा कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में चेंजेज आ रहा है कहीं भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, whenever there is rate of change of magnetic flux linkage, रेट यानी कि टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है, देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तब बोलता है कि वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ईएमएफ को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और आई एन अगर लिख देंगे देन दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। गॉट इट। तो ये पहला लॉ कहता है सिर्फ, ये उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, ओके, उसके पोलरिटी के बारे में या उसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं करता है। ये सिर्फ कह रहा है कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, अब सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि सेकेंड लॉ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देता है। सेकेंड लॉ गिव्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अकॉर्डिंग टू विच ये कहता क्या है, व्हेन एवर देयर इज, या हम लोग डिटेली बात कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage, directly proportional। Okay, that is, this one is equal to d lambda by dt, this one, rate of change of magnetic flux linkage, ये उसके बारे में कह रहा है। ओके, तो ये पहला लॉ दूसरा लॉ में डिफरेंस है ना। पहला लॉ जो है
वो सिर्फ ये कहता है कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, बस कहानी खत्म। ओके। दूसरा लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस रेट से चेंज कर रहा है उसका डेरिवेटिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहीं भी कहीं पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होगा, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए। ये हमारा लैम्डा क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, दिस वन, लैम्डा इक्वल टू n5। तो फैराडे लॉ का दो स्टेटमेंट दोनों समझ में आ गया। पहला स्टेटमेंट दैट इज सो सिंपल, वो कहता है कि कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दूसरा लॉ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ओके, देन ये दूसरा लॉ हो गया। जब इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो के डी लैम्डा बाई डी टी होता है, जहां एस आई यूनिट में जो है, इन एस आई यूनिट के इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एमएफ इंड्यूस इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी। बट ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को दे रहा है। मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage। ये सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को दे रहा है। ओके, दिस इज द फैराडेज लॉ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो, थैंक यू। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ, जो हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ, ओके, लेंज लॉ क्या है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ऑफ कोर्स अगर कहीं भी ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, ओके, कहीं भी अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यानी कि वोल्टेज आ गया, और वोल्टेज आ गया और सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। ओके, तो लेंज लॉ क्या बताता है, वो बताता है डायरेक्शन या पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट। अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके, तो ये कहता क्या है लेंज लॉ, ये डायरेक्शन देता कैसे है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच ए वे दैट, ये इस तरह से इसका डायरेक्शन हो या इसका पोलैरिटी इस तरह से हो, so that it opposes the cause due to which it developed, so that it opposes the cause due to which it is produced or developed। यानी कि लेंज लॉ कहता क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी बताता है। पोलैरिटी यानी कि कोई भी कॉइल है हमारा, अगर वहां वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है E, तो इसका पोलैरिटी यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, इस तरह से। ये पोलैरिटी बताने का काम जो है वो लेंज लॉ को, वो फैराडे लॉ नहीं करता है। फैराडे लॉ गिव्स ओनली
about the magnitude of induced EMF. Okay, but Lenz law gives the direction or polarity of induced EMF. ओके, पोलरिटी देता है, डायरेक्शन देता है। अब ये डायरेक्शन और पोलरिटी किस तरह से देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन या वोल्टेज का डायरेक्शन, पोलरिटी इस तरह से होना चाहिए सो दैट ये जिस कारण से भी डेवलप हो रहा है उस कारण को ही वो अपोज करते। जिस कारण से डेवलप हो रहा है उसी कारण को अपोज कर, जिसके कारण पैदा हुआ। ऐसे जैसे हम लोग नहीं, जैसे कुछ बच्चे जो है माँ बाप को अपोज कर देते हैं, डेवलप उसी के कारण हुआ, उसी को अपोज कर रहे हैं। दिस इज अ लेंज लॉ। ओके, तो यहाँ पे जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है वो उसी को अपोज करे, देन दैट इज द लेंज लॉ। तो अपोज करने का मतलब क्या हुआ, अपोज करने का मतलब माइनस साइन यहाँ लगा देंगे तो वो अपोज कर दिया। ओके, ये दिया फैराडे लॉ। और ये हो गया अब माइनस डी लैम्डा बाई डी टी। माइनस किसके कारण, लेंज लॉ के कारण, एंड डी लैम्डा बाई डी टी किसके कारण, जो मैग्नीट्यूड है वो फैराडे लॉ के कारण। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन और पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, इस तरह से यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है उसका जो भी पोलरिटी होगा, जो भी डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन का जस्ट उल्टा डायरेक्शन होगा जो वोल्टेज का इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। बट जस्ट उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ, क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा वोल्टेज होगा? ओके, नहीं, हमेशा जो है उल्टा या सीधा या हम लोग अपोजिंग या सेम हम लोग जब बात करते हैं तो वो हमेशा सेम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। सेम पैरामीटर यानी कि वोल्टेज का वोल्टेज के कारण, करंट का करंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात किए, जैसे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज लगा दी, इस वोल्टेज का पोलरिटी ये, इस वोल्टेज के कारण करंट फ्लो किया, इस करंट के फ्लो करने का एमएमएफ आया जिसका वैल्यू n इंटू आई है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आया जिसका वैल्यू एमएमएफ पर यूनिट लेंथ है। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आया B जिसका वैल्यू म्यू इंटू एच है। उसके बाद फाई आया मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर है, यानी कि बी ए कॉस थीटा। उसके बाद आया लैम्डा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। उसके बाद आ रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कब, जब ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तब। अगर ये लैम्डा जो है ये कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना, 0। ओके, तो अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो डी लैम्डा बाई डी टी इक्वल टू 0, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस 0। सिंपल, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के कारण है। तो अब ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, लैम्डा कांस्टेंट यानी कि n और फाई दोनों कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट। n तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ये कांस्टेंट जनरली होता है।
ओके, जब ये जनरली कांस्टेंट होता है तो फाई भी कांस्टेंट, फाई अगर कांस्टेंट है तो बी भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बी हम लोग लिख रहे हैं, जनरली क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा जो मटेरियल का दिया हुआ है वो कांस्टेंट रहता है, तो बी भी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट तो एच भी कांस्टेंट होना चाहिए। म्यू तो कांस्टेंट होता ही है, कोई मटेरियल का परमिबिलिटी दिया रहता है। अगर एच कांस्टेंट है तो एमएमएफ कांस्टेंट होना चाहिए। लेंथ तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि हमारा जो है इसका ये डायमेंशन। अगर आपका एमएमएफ कांस्टेंट है, एच एच कांस्टेंट तो एमएमएफ कांस्टेंट, और एमएमएफ कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर करंट कांस्टेंट हुआ, करंट कांस्टेंट कब होता है? इन द केस ऑफ डीसी? नहीं, टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट। इन द केस ऑफ डीसी, डीसी में कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज होता है, यानी कि वेन एवर देयर इज कांस्टेंट करंट, अगर कांस्टेंट करंट आया, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो कांस्टेंट करंट के चलते जो है ये सारा कांस्टेंट ऑलरेडी, एन अगर कांस्टेंट है तो ए एल एंड म्यू, म्यू इज द परमेबिलिटी। अगर ये सारा कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट तो एमएमएफ कांस्टेंट, एमएमएफ कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट देन फाई कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट तो इसका वैल्यू जीरो, और जब इसका वैल्यू जीरो तो ईएमएफ इंड्यूस भी जीरो। गॉट इट? इन दैट केस हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं व्हेन एवर देयर इज कांस्टेंट करंट और प्योर डीसी, इन दैट केस देयर विल बी नो एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, याद रखेंगे। देन देयर विल बी नो एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कब हो रहा है, यानी उसमें ईएमएफ कब इंड्यूस हो जा रहा है? यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो गया, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज आ गया। कब हो रहा है? जब ये लैम्डा जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। लैम्डा चेंज होना यानी कि फाई चेंज होना, फाई अगर चेंज हो रहा तो बी भी चेंज होगा, बी चेंज हो रहा तो एच भी चेंज होगा, एच चेंज हो रहा तो एमएमएफ भी चेंज होगा, तब एच चेंज होगा। एमएमएफ चेंज हो रहा है, इसके मतलब करंट भी चेंज हो रहा है। और अगर करंट चेंज हो रहा है यानी कि वो करंट हमारा कैसा करंट होगा? अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट नहीं, वो करंट का नेचर क्या होगा? एसी, अल्टरनेटिंग। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग? वो कंक्लूजन ये है, व्हेन एवर देयर इज अल्टरनेटिंग करंट then there will be an induced EMF, क्योंकि करंट चेंज होने के कारण ही ये सारा प्रोसेस आ रहा है, और तब कहीं जाके ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो उस ईएमएफ इंड्यूस का पोलरिटी क्या होगा? वो जो भी वोल्टेज अप्लाई किए हैं उस वोल्टेज के पोलरिटी का जस्ट उल्टा हो। जो भी करंट फ्लो कर रहा है इसके उल्टा डायरेक्शन में भी एक करंट इंड्यूस होगा, यानी कि इस करंट के मैग्नीट्यूड को घटाएगा, यानी कि इस करंट को ओपोज करेगा, यानी कि इस भी को जो है ये ई आई एन जो है वो ओपोज करेगा। दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना? नो, हम लोग क्या बात की?
कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कहीं भी, देन माइनस डी लैम्डा बाई डी टी माइनस एन फाइव माइनस एन बी ए कॉस थीटा दिस वन। दिस इज द बेसिक पैरामीटर। ओके, ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। बेसिक है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा है, ये सारा कांस्टेंट हुआ, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन चारों में से कोई भी एक पैरामीटर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, यानी कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो, यानी कि आप यहाँ देखो u v w x करके आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो, दिन इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए कॉस थीटा। अगर ये तीनों कांस्टेंट हुआ तो डी एन बाई डी टी, फिर माइनस एन बी एन ए कॉस थीटा डीवी बाई डी टी माइनस एन बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी माइनस एन बी ए कॉस थीटा डी टी। दिस अभी तक हम सिर्फ कह रहे थे करंट के चेंज होने के कारण, लेकिन इन चारों में से कोई भी एक पैरामीटर अगर चेंज हो जाएगा तब वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाए। कैसे चेंज होगा वो भी देखेंगे वो। ओके, कैसे चेंज होगा वो भी देखेंगे। दरवाजा खोल दें, गर्मी लग रहा है। ओके, एन चेंज होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, बी चेंज होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ए चेंज होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और थीटा, थीटा जो बी और ए के बीच का एंगल है, अगर वो भी चेंज होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, ये बहुत बेसिक है। इन चारों पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर अगर चेंज हो जाता है तब भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो ये ईएमएफ इंड्यूस का जो है मैग्नीट्यूड जो है हम लोग दे रहे हैं इस तरह से। अब सोचो मैंने क्या बात किया, अगर ये कांस्टेंट रहता तो जीरो, अगर ए कांस्टेंट रहता, अगर बी कांस्टेंट नहीं है तब तो ये एन ए कॉस थीटा डीवी बाई डी टी। अगर ए भी कांस्टेंट होता तो जीरो, अगर थीटा भी कांस्टेंट होता तो कॉस थीटा का वैल्यू कांस्टेंट आता तो ये भी जीरो, यानी ये फाइनली आ जाता आपका क्या, एन ए कॉस थीटा डीवी बाई डी टी। गॉट इट? यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर चेंज हो रहा है तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर अगर चेंज हो जाता है, ओके, अब इसको देखो एक बार और हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं हम लोग, सिर्फ इसको। एन बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा माइनस साइन थीटा
डी थीटा बाई डी टी। आपने पढ़ा होगा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा हमारा? एनीबॉडी टेल मी, एनीबॉडी टेल मी, नो एनीबॉडी? एंगुलर वेलोसिटी, वेरी गुड, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, मेजरमेंट में काम देगा ये फॉर्मूला। ओके, दिस वन। अब ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया यहाँ से यहाँ। This is the Faraday law of electromagnetic induction. Okay, this is the Lenz law. I think no problem. नहीं ना। अब अगर हम लोग फिजिकली समझना चाहें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो चेंज होने का मतलब क्या है? वो या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, दो में से एक ही चीज हो रहा होगा ना। टेल मी, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो अगर बढ़ रहा है या घट रहा है यानी कि चेंज हो रहा है। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पोल है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे ये एक कॉइल है। ओके, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये कॉइल है, दिख रहा है? दिख रहा है? ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक पोल, दिस वन। दिख रहा है? सेम कंडीशन। ओके, सेम कंडीशन। ये नॉर्थ पोल है ये, और ये कंडक्टर है जो कॉइल है। अगर इधर से हम लोग पास कर रहे हैं इस तरह से, तो इसके एरिया से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? टेल मी। जैसे से हम लोग पास ला रहे हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ओके, अब सोचो जब ये कॉइल यहाँ था और ये मैग्नेटिक फील्ड मूव करके इधर आ रहा है, तो जैसे से पास होगा जो मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल गया है, ओके, और पास आएगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड इधर चला आएगा, आएगा ना। जैसे यहाँ ये मैग्नेटिक, ये आपका जो है इधर जा रहा है, अगर यहाँ पे चलाया पूरा, यहाँ पे, इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था वो सारा का सारा कॉइल के थ्रू पास करने लगा। अगर इतना दूर है तो क्या सारा का सारा कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो इसके थ्रू पास करेगा? टेल मी। नो सर। ओके, तो जैसे जैसे जो है जैसे जैसे जो है आप इसको नजदीक ला रहे हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? टेल मी। बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं,
टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता क्या है, तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ का इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके पोलैरिटी का डायरेक्शन कौन देगा, टेल मी। उसके पोलैरिटी यानी कि उसका ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन को कौन देगा, लेंज लॉ। तो ये लेंज लॉ देगा, और लेंज लॉ क्या करता है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो क्या करेगा, उसको वो क्या करेगा, टेल मी, ओपोज करेगा। वेरी गुड सिकंदर, उसको वो ओपोज करेगा। अब सोचिए इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ओपोज करने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड घटना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड घटना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग घटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसमें ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस का पोलैरिटी अगर इस तरह से देते हैं, इसकी चलते डायरेक्शन ऐसे होगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, सपोज मान लिए हम लोग, ओके। अब इसके चलते जो होगा डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक पोल है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर की ओर। तो ये जो करंट के डायरेक्शन होगा, तो करंट के डायरेक्शन के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। मैंने बताया था, ओके, राइट हैंड थंब रूल। अगर आप ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, ओके, तो ये जो थंब देगा वो किसका डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। हम मैक्सवेल भी बोल सकते हैं, ओके, कॉक्स रूल भी बोलते हैं इसको, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो इसको ये क्या करने लगेगा, ये मैंने बताया आपको, दिस वन है ना। और इसमें जो करंट का डायरेक्शन हो रहा है, अब ये सोचो ये क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये यही है। तो ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो ये इसको क्या मान लेते हैं, ऐसे है, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे हो रहा है तो इसको ये ओपोज करेगा, इसको ये ओपोज करेगा ना, तो ओपोज कर दिया, ओके। देन हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सही है, नहीं, ओके। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, सपोज इसी को हम लोग दूसरे टर्म में बात करते हैं, सेम थिंग्स। ये कॉइल है हमारा, और यहाँ पे डॉट फील्ड नहीं, क्रॉस फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब अंदर की ओर या बाहर की ओर, क्रॉस मतलब अंदर या बाहर, क्रॉस अंदर या बाहर, अंदर की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को हम लोग दूसरे ढंग से दिखा रहे हैं, सेम चीज है। ये कॉइल है और ऐसे मैग्नेट आ रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है, ये जो है ये बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है, ओके, देन इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि उसके चलते जो डायरेक्शन करंट का हो, ओके, देखो मान लीजिए ये ईएमएफ इंड्यूस है, तो उसके चलते ये करंट का डायरेक्शन, अब देखो ये अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो करंट फ्लो कर रहा है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, बाहर की ओर, तब तो वो अपोज करेगा ना, टेल मी, तब तो अपोज करेगा ना, ओके। तो ये करंट का डायरेक्शन बाहर ऐसे ऐसे रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, यानी कि इसको ये अपोज करने लगा, ओके। देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड पोलैरिटी, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। अगर हम लोग मान लेते हैं इसी तरह का जो है
यहाँ डॉट है, ओके, और डी बाई डी टी बढ़ रहा है। डॉट यानी कि कहाँ, बाहर की ओर या अंदर की ओर? डॉट मतलब बाहर या अंदर, आउटवर्ड। ओके, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस में का पोलैरिटी क्या होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बताओ। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, बताइए। करंट का डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज? अब देखो, ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि इसको ओपोज करे। ओपोज यानी कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाए। तो अंदर की ओर कैसे जाएगा, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तब ना। देखो अंगूठा, हमारा अंगूठा देखो, अंगूठा अंदर क्यों जा रहा है, कैसे? जब क्लॉकवाइज, तो करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। तो क्लॉकवाइज मतलब हायर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो, ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके।